अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो जी ले आए हैं जी आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक। और अभी हमें भी जो है हिस्ट्री जानने को मिलेगी सांबा जी महाराज की। और रिव्यू तो हमने देखा है, बिल्कुल। मूवी आई है लेकिन हमारे पास नहीं आई अभी, हमने तो अभी तक नहीं देखी। लेकिन ये है कि अभी पूरी जो हिस्ट्री है वो बताएंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, तो उनके मुंह से सुनते हैं अभी। और छत्रपति संभाजी महाराज की केस स्टडी है जी। और अभी ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हे आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर। आज एक ऐसे इंसान की बात करूंगा, हो सकता है आपकी आत्मा कांप जाए। एक बात कहूं, वीडियो पूरा देखिएगा अगर हिम्मत है आप में तो, और कोशिश करिएगा कि अंत में रोएं भी ना आप। इनका नाम है छत्रपति संभाजी महाराज। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का वीडियो देखा था। यह उनके ज्येष्ठ पुत्र 1657 में इनका जन्म हुआ। बचपन से आखिरी तक केवल संघर्ष। 2 साल की उम्र में ही इनकी माता का देहांत हो गया। मां जीजाबाई, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की मां थी, यानी कि इनकी दादी, उन्होंने इनको पालन पोषण किया। सोचता हूं कहां से शुरू करूं और कहां लेके जाऊं। अद्भुत बालक जिसके बारे में पूरी दुनिया को पता लगना जरूरी है। 13 साल की उम्र तक 13 भाषाएं सीख चुके थे। 13 साल की उम्र तक संस्कृत के विद्वान पंडित सारी रीजनल भाषाएं, भारत की पुर्तगालियों की भाषा, अंग्रेजों की भाषा, मुगलों की भाषा, साउथ इंडियन लैंग्वेज, सारी डेक्कन भाषा, कई शास्त्र लिख डाले। ध्यान दीजिएगा, शास्त्र पढ़ डाले नहीं बोल रहा। 13 साल की उम्र तक 13 भाषा और कई शास्त्र, बुद्ध भूषण और नक्शिका जैसे वो शास्त्र, और कई शास्त्र जहां पे इन्होंने अपने रायगढ़ के किलों की बात करी, गणपति का बहुत सुंदर गुणगान किया। हॉर्स राइडिंग, आर्मरी, तीरंदाजी और बॉडी बिल्डिंग, इन सब में तो इतने पावरफुल थे। एक्चुअली ना, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है, शस्त्र और शास्त्र दोनों के। जो बच्चा या जो व्यक्ति शास्त्र पढ़ने में बड़ा एक्सपर्ट हो जाता है ना, फिर उससे शस्त्र उठता नहीं। और जो शस्त्र उठा लेता है वो शास्त्र पढ़ने में निपुण नहीं होता। अद्भुत बाल साहित्यकार, जो साहित्य पढ़ता भी था और साहित्य लिखता भी था। हुआ क्या, बुद्धि और बल दोनों बढ़ गया। 60 किलो की तलवार लेके 16 साल की उम्र में पहला युद्ध रामनगर का जीता। छोटा बच्चा होता है ना, उसका मन होता है कि पिता के साथ समय बिताए, पर पिता उस समय मुगलों से लोहा लेने में व्यस्त हो चुके थे। लेकिन एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज ने, अभी ये 9 साल के थे संभाजी महाराज, इनको क्या बोले, मेरे साथ चलो, आगरा जा रहा हूं मैं, वहां के मुगल शासक औरंगजेब से मिलने। और घोड़े में बिठा के 1250 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा, घोड़े में 1250 किलोमीटर 9 साल का बच्चा पिता के साथ पीछे बैठ करके पहुंच गया आगरा। आगरा में क्या हुआ ये देख के हैरान हो गया। छोटा सा बच्चा, वहां मुगल सल्तनत के राजा उस समय जहापना क्या किया, इनकी पहले तो बेइज्जती करी, उसके बाद इनको कारागृह में बंदी बना लिया। ये बच्चा घबराता नहीं था, ये करेज इतना था कि वहीं बैठ के सोचने लगा, कैसे निकलूं, कैसे पिता को निकालूं, कैसे निकलूं। पहले तो पिता को बाहर निकाला, कुछ दिनों के बाद खुद भी वहां से गायब हो गया, रायगढ़ पहुंच गया। 10 साल की उम्र में इसको महाराज ऑफ आमेर के पास भेज दिया गया कि कैसे पॉलिटिकल अलायंसेस को और समझ सकें। यही 2 इंसिडेंट इसके लिए बहुत हो गए थे कि कैसे ये समझे, और उसके बाद तैयारी करने लगा। हर सफल शासक के पास कोई ना कोई बुद्धिमान सलाहकार जरूर रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पास चाणक्य पंडित थे, जिन्होंने धनानंद के सारे साम्राज्य को उखाड़ा था। ठीक इसी प्रकार इन्होंने उज्जैन के कवि को, कवि कलश, उनको अपना सलाहकार, एडवाइजर, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड बनाया, जो अपनी कविताओं के माध्यम से इनकी विचारधारा को तैयार किया करते थे। इनकी सोचने की क्षमता, इनके बैरियर्स को खत्म करते थे। वो उनके ऐसे महान इंटेलिजेंट एडवाइजर थे जो हमेशा इनके, कवि कलश को ही हमेशा अपने साथ रखते थे। पिता भी युद्ध लड़ने में बिजी थे, इन्होंने 19 साल की उम्र से पिता के पीछे से अपने रायगढ़ के किले को संभालना शुरू कर दिया। 23 साल की उम्र में 1681 में पिता छत्रपति शिवाजी महाराज वीर मराठा, उनका देहांत हुआ। इन्होंने 1 मिनट समय नहीं देर गवाया, तुरंत तैयारी करी। तुरंत क्या तैयारी करी, औरंगाबाद में औरंगजेब का सबसे बड़ा किला, और ये सोचने लगे कि हमारे पास आज धन की तो कमी है,
और अगर इसके किले को पहली बार में मैं उखाड़ दूं, इनका धन घटेगा, मेरा बढ़ेगा, डबल बेनिफिट। औरंगाबाद की इस बड़ी लूट और बड़ी हार ने औरंगजेब को एकदम हैरान कर दिया। औरंगजेब ने सोचा भी नहीं था कि 23 साल का ही तो बच्चा है ये ऐसा कैसे कर सकता है। और इसने अपने हुसैन अली खान नाम का अपना सबसे बड़ा जनरल, उसको 20,000 हाथी और सैनिकों के साथ, घोड़ों के साथ, पशुओं के साथ भेजा कि इसको खत्म कर। हुसैन अली खान बोला कि 2 दिन में खत्म कराऊंगा, 2 दिन में खत्म। वहां पे मराठा इतने तेज, और इसका जो करेज था ना, इनकी लीडरशिप बड़ी पावरफुल थी। मराठा इकट्ठे हो गए और हुसैन अली खान को 1 साल लगा, कुछ नहीं कर पाए, कई बार उसको मारा। इसने इसको वापस बुलाया और 1680, 81, 82 कई दफा अटैक कराया। अच्छा, एक भी लड़ाई नहीं। एक बात बताएं आपको, पूरे इतिहास के अंदर शायद छत्रपति संभाजी महाराज ही अकेला ऐसा योद्धा रहा होगा हमारे देश से जिसने 9 साल के अंदर 120 लड़ाइयां लड़ी, लेकिन एक भी नहीं हारा। औरंगजेब सोचा पूरा नॉर्थ तो मैं जीत ही चुका हूं, अब तो केवल डेक्कन बाकी रह गया है। डेक्कन समझते ना, जो उस समय का जो दक्षिण था, अहमदनगर से नीचे लेके जो आज का केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, हैदराबाद, जितना भी आज पूरा देखते हैं महाराष्ट्र मिला के, वो सोचा कि बस ये डेक्कन जीतना बाकी रह गया है। तो वो महाराष्ट्र की तरफ जब बढ़ने लगा तो वहीं औरंगजेब ने एक ट्रीटी साइन करने की कोशिश करी, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की कोशिश किया पुर्तगालियों के साथ गोवा में, ताकि समुद्री रास्ते से उनको एक और सपोर्ट मिले, उनके आर्म्स एंड एम्युनिशन मिडिल ईस्ट से आ सकें। औरंगजेब बहुत तेज था, बोला सोचा नॉर्थ से भी सपोर्ट लूंगा, पोर्चुगीज लोगों को साथ रखूंगा, साउथ से और निकालूंगा, तीनों चारों दिशाओं से खदेड़ के खत्म कर दूंगा। ये तो छोटा सा बच्चा है। इन्होंने जैसे ही पता चला संभाजी महाराज को, सबसे पहले ये गोवा में घुस गए। गोवा में जाकर के इन्होंने पोर्चुगीज को तो उखाड़ उखाड़ के, बहुत फेंक फेंक के मारा, और ये वापस आए। उसके बाद फिर लड़ने की तैयारी करी। मेरे हिसाब से छत्रपति संभाजी महाराज की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में एक अचीवमेंट तो यह रही कि इन्होंने 9 साल तक औरंगजेब को मराठाओं के बीच में घुमाता रहा। औरंगजेब एक्चुअली नॉर्थ छोड़ के यहां आ गया और मराठाओं के बीच में इतना घुमाया, 8 लाख की सेना, इनकी 20,000 की सेना, और इन्होंने मराठाओं को इधर से मार उधर से मार, इतनी लड़ाइयां लड़ी, एक बार भी औरंगजेब जीत नहीं पाया। अच्छा हुआ ये, क्योंकि इनको यहां बिजी रखा ना, जरा ध्यान दीजिएगा, तो उधर नॉर्थ में, डेक्कन में बिजी रख करके, उधर नॉर्थ में पंजाब के अंदर, बुंदेलखंड के अंदर, राजस्थान के अंदर स्वदेशी सल्तनतें वापस तैयार होने लगी। उधर 9 साल का गैप मिल गया ना, तो 9 साल के अंदर स्वदेशी ताकतें फिर खड़े होने लगी। हमारे देश के हिंदू राजा वापस आए मुगलों से लड़ने के लिए। ये इसको गोल गोल घुमाते रहे, इतना गोल गोल घुमाया कि पूरे भारत को जीतने का गोल हाथ से छूट गया। गोल गोल घूमा, गोल नहीं पूरा हुआ। औरंगजेब वो कहां रुकने वाला था, उसने नई तरकीबें लगानी शुरू कर दी। नीचे से सिद्दीस को साथ में लिया, मैसूर के राजा को अपने साथ में लाया, पुर्तगालियों को फिर ताकतवर बनाया, चारों तरफ से घेरने की कोशिश करी मराठाओं को। लेकिन ये उम्र से तो छोटे थे, लेकिन उम्र इनके लिए कोई बड़ी बात थी नहीं। ऐसे करेजियस, कॉन्फिडेंट, पावरफुल इन डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप बड़ी अद्भुत, उम्र से काफी आगे चल रहे थे। इनोवेशंस बिल्ड करने शुरू कर दिए। क्योंकि धन पैसा कम था तो उन्होंने क्या किया, अपने इलाके के सारे मोचियों को और दर्जियों को इकट्ठा किया। उनको बोला आओ पेड़ से ना रबड़ का कपड़ा बनाओ निकाल करके, और लकड़ी की छालों को निकाल के तीर बनाओ, रबड़ के कपड़े को उसके आगे लपेट दो, एक तरफ तेल लगाओ, दूसरी तरफ बारूद लगाओ। रबड़ का कपड़ा जल्दी जलता नहीं है, और तेल जला करके तीर को छोड़ दो, जैसे ही जाके निशाने पर टकराएगा, उसका जो गन पाउडर है, बारूद, वो विस्फोट करेगा, भयंकर तबाही मचाएगा। नए नए इनोवेशंस लेके आए। मैं बोल रहा हूं ना, बुद्धि से बहुत तेज थे। औरंगजेब को भी तो मानना पड़ेगा ना। हाँ, हारते थे, मार खाते थे, फिर खड़े हो जाते थे लड़ने को, हारते थे, मार खाते थे, फिर खड़े हो जाते थे, और अकेले नहीं लड़ते थे, लोगों को साथ में लेके मराठाओं को घेरने में। ये चिक्कादेव राय नाम का एक राजा था जो इनके साथ पूरी तरह मिल चुका था। इसने क्या किया, छत्रपति संभाजी महाराज ये सबको बोल दिए, एक ने भी अगर औरंगजेब के धर्म परिवर्तन के मिशन में मदद करी, उखाड़ के सारी नस्लें खत्म कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। मराठा हूं मैं, अपने देश के लिए काम करता हूं। और वो चिक्कादेव राय के बाद पुर्तगालियों को और सिद्धियों सबको खत्म करते चले गए। सबसे एक बात ना औरंगजेब के समझ में आ गई कि ये जो लड़का है ना, इसको मार नहीं सकते, इसको हरा नहीं सकते। संभाजी राजे भोसले 9 साल तक इनको पीटते रहे, मारते रहे। समझ में आ गया औरंगजेब इसको नहीं हरा सकते, सामने से तो नहीं लड़ सकते, कुछ और क्यों ना करें। और वहीं इनके जो साले साहब थे ना, जो इनकी पत्नी के भाई, संभाजी राजे भोसले की पत्नी के भाई, वो उनको इन्होंने वेतनदारी देने से मना किया। इसकी खबर लग गई। तो वही 1689 का समय गनोजी शिर्के ने
इनको ये एक ना किसी गुप्त मीटिंग के लिए अपने पार्टनर जो उनके कवि कलश उनके साथ कहीं गए थे संगमेश्वर में, और वहीं गनोजी शिर्के ने इनके एक जनरल को आर्मी के औरंगजेब के उसको बता दिया कि ये गुप्त रास्ते से जाओ, इनको आप खत्म कर दोगे। और वो लेकर के मामूली से 2000 लोगों को लेके पहुंच गया इनको पकड़ने के लिए। 8 लाख लोग तो हरा नहीं पाए, इनको पता था नहीं हरा सकते, 2000 से हारना पड़ा। क्यों? क्योंकि धोखा दिया गया। गनोजी शिर्के बेईमान हो गए, अपना परिवार का इंसान बेईमान हो गया। हाँ, हमें तो गनोजी शिर्के ने लूटा, औरंगजेब में कहां दम था, अपनी कश्ती वहां डूबी जिधर पानी कम था। गनोजी शिर्के ने वो गुप्त रास्ता औरंगजेब के जनरल को बता दिया। ये लेकर के सिपाही सेना वहां जाके पहुंच गए, निहत्ते जाकर के उनको पकड़ लिया, कब्जा लिया, साथ में कवि कलश और इधर छत्रपति संभाजी महाराज। दोनों करते क्या ना करते, 8 लाख लोग मिलकर के नहीं इनसे लड़ सके। चोरी से इनको जाके पकड़ लिया। औरंगजेब अंदर तक खुन्नस खाया हुआ था संभाजी महाराज से। कवि कलश संभाजी महाराज को लेके ऊंट से उल्टा टांग दिया, उल्टा टांग के पूरे शहर में घुमाया, बहुत मारा पीटा, लोगों को बोला इन पे मूत्र त्यागो, इनको मारो, पत्थर फेंको। उसके बाद बुला के बोला 3 प्रश्न, मराठा किंगडम मेरे हवाले कर दो, ट्रिब्यूटरी प्रिंस बना दूंगा, जो सोना गहना छुपाया चोरी किया है मुझको वापस कर दो, और किसने तुम्हारी मदद करी उसका नाम बताओ, तीसरा अपना धर्म परिवर्तन कर लो। ये 3 काम कर लो, आज ही जीवित बचोगे और मेरे साथ रहोगे, ताकतवर बना दूंगा तुमको। संभाजी महाराज और कवि कलश की आंखों में इतना सा भी डर नहीं था। उसको बोले कि मैं मराठाओं की जमीन तुम्हारे नाम नहीं करूंगा, अपने धर्म का बलिदान नहीं करूंगा, 1000 बार मारो, अगली बार फिर जन्म लूंगा, अपने ही धर्म में लूंगा। रुका नहीं औरंगजेब। इन दोनों ने अन्न जल का त्याग कर दिया और शरीर को लेकर सुन्न हो गए। वो उनके नाखून उखाड़ते चले गए, आंखों में मिर्चियां डालते चले गए। उसके बाद जलती सलाखें लेके आंखों में डालते वक्त फिर पूछा, उसको भी डाल दिया। ये बोले नहीं कुछ भी, ये शांत खड़े रहे। पीड़ा बहुत हुई लेकिन ये नहीं बोले हमको छोड़ दो, माफ कर दो। उंगलियां काटनी शुरू करी, पांव की काटी, पांव काटे, हाथ काट दिए, बालों को उखाड़ दिया, वो हाल किया। उसके बाद धीरे धीरे खाल उतारने लगे। हर बार पूछते थे 3 प्रश्न, अपना धन दे दो, जमीन दे दो और धर्म परिवर्तन कर लो। ये सुन्न खड़े रहे वहां पे। ये दर्दनाक सिलसिला 40 दिन तक चलता रहा। औरंगजेब रोज शाम को आके उनसे पूछता था बता दो बता दो, और आखिरी में बोला कि मैं तुम्हारे आगे हार मान गया, मेरी 4 संतानें, अगर मेरा एक भी बेटा तेरे जैसा होता ना संभाजी महाराज, पूरे देश को मुगल सल्तनत बना देता, इस देश को, भारतवर्ष को मुगल सल्तनत बना देता। तेरे आगे मैं हार मान गया। काट डालो उसका शरीर, काट डालो उसका शरीर। टुकड़े टुकड़े कर दिए उनके, वाघ नख लेके छोटे छोटे टुकड़े करके उनको बोला नदी के पास फेंक दो। समस्त मुगल राजाओं में औरंगजेब एक अमानवीय, इनह्यूमन राजा था। बहरहाल मौका मिल गया सारे मराठाओं को एक होने का। उन्होंने शरीर के टुकड़े उठाए शंभूजी महाराज के, उनको सिल के उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन अब हर घर महल बन गया, हर औरत सेना में आ गई, हर पत्ता तीर बन गया। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। सारी मराठा कम्युनिटी एक हो गई और उसके बाद दोबारा युद्ध छेड़ा गया। खत्म हो गया दक्कन का सुल्तान बनने का उसका सपना। कुछ ही साल के अंदर वहीं दक्कन की भूमि में मारा गया, वहीं खत्म हो गया। औरंगजेब देश को नहीं जीत पाया। गर्व है मुझे कि मैंने जन्म लिया ऐसे देश में जहां वीर मराठा संभाजी महाराज का जन्म हुआ। पर दुख है मुझे कि देश आज ऐसे वीरों को भूलता चला जा रहा है। आज मेरी, आपकी, हर मराठा की और पूरे देश की जिम्मेदारी है कि इनकी कहानी पूरे देश को पता लगनी चाहिए। इस वीडियो को आग की तरह पूरे देश में फैला दो, बंद मत कर देना। इस वीडियो को शेयर किए बिना लाइक करिए। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा कमेंट में मेरे को फीडबैक दीजिए, और किसका वीडियो आप देखना चाहते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हर बार इस तरह के वीडियो देखने के लिए दिल से आप सब जी। संभाजी महाराज जी जो हैं उनका इतिहास बड़ी डिटेल में जानने के लिए मिला, और यकीन जानिए कि इतना जितना उन्होंने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, उनको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है। बहुत ही बुद्धिमान इंसान थे और बचपन से ही इंटेलिजेंट थे, बहुत लाइक इंसान थे। छोटी सी उम्र में उन्होंने 13 जुबानें सीख ली, और 13 जुबानों के ऊपर ग्रिप होने के बाद अपने जो धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, जिसमें जितने भी शास्त्र आते हैं, उन सबको पढ़ा, स्टडी किया, और वो उनके ऊपर भी उनकी ग्रिप थी।
तो तालीम होने के बाद उनकी जितनी भी दूसरे कार्य हैं, उनके ऊपर अगर नज़र डाला जाए, तो युद्ध में जो आने वाली चीज़ें होती हैं, उनमें भी वो बलवान थे। तो बल और शक्ति जो है ये तो होती है, लेकिन साथ बुद्धि भी हो और साथ इंसान पढ़ा-लिखा भी हो, तो फिर ये 2 ऐसे हथियार हैं कि इन 2 हथियारों के साथ जब इंसान उठ के खड़ा होता है, तो फिर उसको हराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 9 साल की उम्र थी और 9 साल की उम्र में पहली यात्रा इन्होंने अपने पिताजी के साथ की। इनके पिताजी ने कहा कि औरंगज़ेब से मुलाकात है और वहाँ पे जाना है, और 1200 साढ़े 1200 किलोमीटर का जो फ़ासला है, वो इन्होंने अपने पिता के साथ घोड़े पर तय किया। और घोड़े पर तय करने के बाद जब औरंगज़ेब के पास पहुँचे, तो औरंगज़ेब ने काफ़ी ज़्यादा उनको इंसल्ट किया, और इंसल्ट करने के बाद जो कारागार है, जो जेल है, उसमें डाल दिया। अब एक छोटे से मासूम से बच्चे हैं भाई, 9 साल का बच्चा जो है उसकी कितनी बुद्धि होती है, वो तो इस वैसे ही उसको डराए, धमकाएँ थोड़ा-सा तो वो घबरा जाता है। लेकिन संभाजी महाराज जो हैं बिल्कुल भी घबराए नहीं हैं। उन्होंने इस मुश्किल टाइम में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और अपने आप को भी आज़ाद करने के साथ-साथ अपने पिता जो हैं, उनको भी आज़ाद करवाया उस कारागार से। आज़ाद करवाने के बाद फिर उन्होंने युद्ध लड़ने की तैयारी कर ली। फिर छोटी-छोटी उम्रों में उन्होंने युद्ध लड़े हैं। फिर 23 साल की उम्र जब उनकी हुई, तो औरंगज़ेब जो है उसको नाको चने चबवा दिए थे उन्होंने। और औरंगज़ेब जो था उसने बहुत सारी योजना लड़ाना शुरू कर दी कि यार ये छोटा-सा बच्चा है, 23 साल एज है और हमारी इसने नाक में दम किया हुआ है, किसी तरीके तो इसको हराना चाहिए। औरंगज़ेब ने सारे ज़ोर जो उसके पास थे, जितनी ताकतें उसके पास थीं, वो सारी लगा दी। लेकिन सारी ताकतें लगाने के बाद नाकाम जब हुआ, तो फिर वही बात आ जाती कि यार जब तक अपने धोखा ना दे, अगर घर में कोई गद्दार ना हो ना, तो बाहर वाला कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता कभी भी। संभाजी जो महाराज हैं, 9 साल तक उन्होंने नाक में दम किया औरंगज़ेब के, और औरंगज़ेब उनका बाल भी भीगा नहीं कर सका। लेकिन एक ऐसा टाइम आया कि उनके जो साला हैं संभाजी महाराज के, उनको मौका मिल गया, क्योंकि उनको पुराना क्रोध था उनके ऊपर, कोई ज़ाहिर-सी बात है, ये सियासी इख्तिलाफ़ात ही होते हैं जब भी होते हैं, कि उन्होंने कोई पोस्ट माँगी होगी, कोई सीट माँगी होगी, उन्होंने दी नहीं होगी, तो इस वजह से फिर वो मामलात चलते गए। तो उसने क्या किया, उसने मुखबरी कर दी औरंगज़ेब के एक जनरल के लिए, और जिस बंदे को 8 लाख की संख्या में फ़ौज ना हरा सके, 2000 की संख्या में लोग ऐसे बंदे को कैदी बना के लेके जाएँ, तो यार ये बड़ी अफ़सोसनाक बात है, क्योंकि वो तैयारी में नहीं थे। नहीं तो 2000 लोगों की क्या ज़रूरत है कि संभाजी महाराज जो हैं, उनको वो कैदी बना के लेके जाएँ। 8 लाख लोग उनका कुछ नहीं कर पाए। फिर कैदी बना के लेके गए, देखिए उनकी ताकत देखिए, उनका एक कह लें कि वीरता देखिए कि कितनी उनको अज़ियत दी गई औरंगज़ेब के द्वारा, और जो शराइत औरंगज़ेब ने 3 रखी थी, उनमें से कोई एक शर्त भी नहीं मानी। और महावीरता तो भाई है कि जिस इंसान के जिस्म के टुकड़े हो जाएँ, जिस इंसान को सुबह-शाम अज़ियत दी जाए, उससे औरंगज़ेब एक भी बात ना मनवा सके और वो बंदा अपनी बातों के ऊपर कायम रहे, तो जीत तो फिर औरंगज़ेब की ना हुई ना, जीत तो फिर संभाजी महाराज की हुई। बिल्कुल, इस सही चीज़ से साबित होता है कि भाई औरंगज़ेब जो है वो अपना संभाजी महाराज को पकड़ के भी हार चुका था। तो ज़ाहिर है उन्होंने बात नहीं मनवा पाया, और लेकिन ये है कि शुरू से बात करें, और शास्त्र और शस्त्र दोनों की जो है वो उनके पास ज्ञान था, और उन्होंने शास्त्र लिखे भी थे, और जैसे कि बता रहे थे डॉक्टर साहब, तो शास्त्र भी लिखे थे। 13 साल की उम्र में जो है वो उन्होंने सारा कुछ सीख लिया, घुड़सवारी भी सीख ली, तलवारबाज़ी भी सीख ली, उसके बाद तीरंदाज़ी और बॉडी बिल्डिंग, ये मतलब कि महारत उन्होंने हासिल कर ली थी, और पढ़े लिखे भी थे, बल्कि उल्टा लिख भी रहे थे। पढ़ना तो दूर की बात, लिखना। लिख भी रहे थे। तो ये बड़ी बात है, और 13 साल की उम्र में मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता 13 साल की उम्र में कोई मतलब इतना कुछ कर सकता है। तो वाक़ई जी महान थे, इसमें तो कोई शक नहीं, जो 13 साल की उम्र में इतना कुछ उन्होंने कर लिया था, और 16 साल की उम्र में पहली जंग पे चले गए थे। 7 किलो वज़नी जो तलवार उठा के जो है वो जंग पे चले गए थे, और उसके बाद अपने पिताजी के बाद जो है वो उन्होंने औरंगज़ेब को जो है वो बड़ा गोल-गोल घुमाया उधर मराठा में। तो बाकी सल्तनत जो है वो भी हाथ से जाती रही औरंगज़ेब की। तो औरंगज़ेब जो है वो इन्हीं के पीछे घूमता रहा, कभी इधर कभी उधर, और जो है महाराज संभाजी जो हैं उन्होंने बड़ा मतलब कि नुकसान पहुँचाया है औरंगज़ेब को, और ना कभी हारे हैं। वो बता रहे थे कि 9 साल की
एज में, मतलब 9 साल के अंदर अंदर 122 जंगें लड़ी। तो ये भी बड़ी बात है, 122 जंगें लड़ना सिर्फ 9 साल के अंदर। एक भी ना हारना। समझ लें कि महीने बाद ही फिर जंग शुरू हो गई, या 2 महीने बाद ही जंग पे चले गए, तो एक भी नहीं आ रहे। ये मैं वाकई कहूंगा कि वो मतलब कि जाहिर है छत्रपति शिवाजी महाराज के जो हैं पुत्र हैं, और वही छावा, जो मेरे छावा का मतलब शेर का बच्चा, तो वो शेर के जो है वो बच्चे हैं, तो वो जो है वो वही कर सकते हैं ऐसा सारा कुछ। तो इसमें कोई शक भी नहीं है। और महान भी थे, और एक महान योद्धा थे, और अपने जमीन के लिए जो है वो लड़े, अपने धर्म के लिए लड़े, और अपने लोगों के लिए लड़े, और अपने लोगों के लिए मरते दम तक जो है वो उनका सौदा नहीं किया, कि उनको बेचा तक नहीं अपनी जमीन को। औरंगजेब को नहीं दिया, औरंगजेब ने पकड़वाया, पकड़ा पकड़ा उसने, साले उनके साले ने जो है धोखा दिया, वही मुखबरी कर दी, और जो है वहां पे पकड़े गए, क्योंकि अकेले जा रहे थे, तो वरना कहाँ से पकड़ पकड़ होना था, क्योंकि 8 लाख फौज नहीं उनको हरा पाई। तो इतने अरसे से जो है वो औरंगजेब उनको नहीं हरा पाया, एक जंग नहीं जीत पाया, तो वो ज़ाहिर नहते थे, और धोखा हुआ ऊपर से, तो धोखे की वजह से वो पकड़े गए, वो पकड़ के ले गए। और वहां पे जो 40 दिन उन पे जुल्म हुआ, मैं कहूंगा कि जो अगर मूवी में जब हम देखेंगे, जिन लोगों ने तो देख लिया, आप लोगों ने तो देख ली होगी, लेकिन हमारे इधर तो अभी तक नहीं आई, लेकिन अगर जब हम देखेंगे, वो मैं सोच रहा हूँ कि तब वाकई जी लोगों ने जो देखा है दुख तो हुआ होगा। और जाहिर है हमने रिव्यू दिया है, पिछली 2 वीडियो रिव्यू पे दे चुके हैं, तो लोग जो हैं वो देख के इमोशनल हो रहे हैं, और बड़े जो है वो दुख में है कि ये सारा कुछ हुआ। और हमारे संभाजी महाराज जो हैं, उन्होंने अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए जो है इतना जुल्म सहा कि उनकी आंखों में जो है वो सरिये जो है वो सुलाखें करम, बिल्कुल। वो डाल के जो है उनको अंधा किया गया, और उसके बाद खाल उतारी गई, नाखून खींचे गए। ओए होए होए, क्या मतलब उन्होंने सहा होगा उस वक्त, इमेजिन भी नहीं कर सकते हम लोग। हमें तो एक नाखून यहाँ से नाखून तो दूर की बात है, हमारा एक बाल कोई उखाड़े तो हमें दर्द होगा, हम तो जमीन पे लेट जाएंगे। तो उनके बाल भी उखाड़े गए, खाल उतारी गई, नाखून उतारे गए, उंगलियां काटी गई, टुकड़े किए गए, लेकिन वो अपनी बात पे अटल रहे, और उन्होंने खाना तक नहीं खाया। 40 दिन के बाद जो है वो हार चुका था बीच में अंदर से औरंगजेब, क्योंकि अगर बंदा इतना जुल्म करके भी अगले की बात ना मनवा पाए, तो समझो हार चुका है वो, और वो हार चुका था। तो उसने एक बात जो डॉक्टर साहब ने कही, कि वो कहता है कि अगर मेरा एक बेटा भी आपके जैसा होता, तो आज मैं पूरे जो है वो मुगल सल्तनत हमारी जो है पूरे हिंदुस्तान में, तो इसमें कोई शक नहीं, अगर एक बेटा भी इनकी तरह होता तो वाकई वो कर जाते। लेकिन ये है कि उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। वो खुद भी ऐसे ही, वो जैसे कि इन्होंने भी कहा कि सारे मुगलों में से वो एक जो है वो इनह्यूमन थे, मतलब कि वो इंसान थे ही नहीं। वो इंसानों है, इंसानों की तरह ही थे, लेकिन उनकी आदतें इंसानों वाली नहीं थी। ये तो मैं भी कहूंगा कि औरंगजेब जो है वो सबसे जालिम था, और अपने दौरे हुकूमत में जो है उसने अच्छी चीजें नहीं की। यहाँ पे भी काफी लोग उनके बारे में यही कहते हैं उसके बारे में। और तो जो उनके अपने खानदान से हैं, मुगल खानदान से आ रहे हैं लोग, वो भी अक्सर कहते हैं कि औरंगजेब जो है वो बंदा नहीं था ठीक। तो ये बात तो वाकई मानने वाली होगी। बेशक यहाँ पे हिस्ट्री क्या पढ़ाई जाती है क्या नहीं पढ़ाई जाती, उसको हीरो मानते हैं, काफी लोग मानते हैं हीरो, लेकिन काफी लोग उसको हीरो नहीं मानते, उसको यही मानते हैं कि वो जालिम था। तो जालिम, जाहिर है जालिम कोई भी हो, मैं भी उसको जालिम ही बोलूंगा। तो ये जुल्म ही था जो कि संभाजी महाराज पे किया गया, लेकिन संभाजी महाराज जो है अपने फैसले पर अटल रहे, और अपनी जान दे दी अपनी जमीन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने धर्म के लिए। तो अभी जब मूवी आएगी तो वो देखेंगे, और ज्यादा जो है वो जानने को मिलेगा। अभी तो जो है इनका अंदाज, में बात करूं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के अंदाज की, तो यकीन करें इनका अंदाज भी बड़ा पुरजोश है, और बंदा वही मैंने कहा ना कि खो जाता है। और हम जो है वो ऐसे लग रहा था कि वहां पे पहुंचे हुए हैं, साथ जो है वो एनिमेटेड विजुअल भी चल रहे थे, तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे कि हम भी वहां पे पहुंचे हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं सारा कुछ। तो इस तरह इनका अंदाज बताने का भी अच्छा है, और हमने पहले भी इनकी काफी वीडियो की हुई है, इसलिए हमें पता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का। और लेकिन अब मूवी देखेंगे तो मूवी देखते हुए तो ऐसे ही लगेगा कि हम भी उधर ही देख रहे हैं बैठ के। बिल्कुल, ये रियलिटी बेस्ड चीज़ें हैं। और छत्रपति संभाजी महाराज और उनके ऊपर उन्होंने मूवी क्रिएट की है छावा, और वो हिट गई है, और लोगों को अभी थोड़ा बहुत रियलाइज़ हुआ है कि वो हिस्ट्री बेसिकली थी क्या।
क्योंकि वो पार्ट नॉर्मल पढ़ते रहे हैं कि ये उन्होंने किया, ये उन्होंने कुर्बानी दी, लेकिन वो अल्फाज की हद तक था और जब इन रियलिटी दिखाया गया तो लोगों में फिर वो चीज़ पैदा हुई कि यार मतलब इतना जुल्म किया गया और इस तरह किया गया है। क्योंकि एक देखा हुआ चीज़ जो है ना, विजुअल, मैं हमेशा कहता हूँ कि विजुअल ज़रूरी होता है आपके लिए, वो आपकी मेमोरी में सेव हो जाता है कहीं न कहीं। जिन लोगों को पढ़ाई से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, वो लोग पढ़ के चीज़ों को या सुन के चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। लेकिन कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं जिनको विजुअल चाहिए होता है सामने आँखों के, कि वो देखें और उनकी मेमोरी में सेव हो, तो फिर वो दोनों चीज़ों को मिक्स करके वो अपने ज़हन में सेव कर लेते हैं। तो लोग यहाँ पे अटैच हुए हैं दोबारा से उस चीज़ के साथ, अपनी हिस्ट्री के साथ, अपने एक ऐसे लेजेंड के साथ जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। और उसकी सिचुएशन को हमने रिव्यू भी किया, लेकिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो है, वो हमेशा उनके बोलने का अंदाज़ डिफरेंट होता है और वो जो एनर्जी लेके आते हैं, वो भाई सामने सुनने वाला बंदा जो है मोटिवेट तो करते हैं, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है, ऐसे नहीं करते। और लोग जो हैं उनको इन्वॉल्व कर लेते हैं, अपने साथ मर्ज कर लेते हैं और लोग उस चीज़ को एन्जॉय भी करते हैं और फ़ील भी करते हैं। और उन्होंने स्टार्टिंग में कहा था कि एट द एंड, ये पुरानी वीडियो है फ़िल वक़्त, 6 लेकिन साल पुरानी 6 है। साल पुरानी जो है, लेकिन ये है कि वो इन्वॉल्व इस तरह करते हैं, वो कह रहे थे कि यार आप रोने लगेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर टिल द एंड। और 2 साल की उम्र थी उनकी और उस वक़्त उनकी माता की मृत्यु हुई है, ठीक है? और वहाँ से वो स्टार्ट हुए हैं। अब देख लें, ये भी एक रियलिटी है कि जो ताकतवर बंदा होता है या जो समझदार होता है या जिसने कुछ आगे करना होता है, उसकी लाइफ़ बड़ी कम होती है। और वो अचीव करता जाता है स्टेप बाय स्टेप। और एक नॉर्मल व्यक्ति ले लें, 13 साल की उम्र में जिस तरह इतनी ज़ुबानों पे अबूर और या हर चीज़ में महारत, वो एक नॉर्मल बच्चा जो है, बच्चे की उम्र ही है 13 साल, लेकिन वो किस तरह करेगा? आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार 13 साल का बच्चा इस तरह का जो है एक्ट करेगा। लेकिन जो लेजेंड होते हैं, जिन्होंने कुछ करना होता है और उनकी ज़िम्मेदारी होती है और उनके ज़िम्मे लगाया जाता है, ठीक है? ईश्वर अल्लाह भगवान की तरफ से लगाया जा चुका होता है, तो फिर वो उन्होंने करना होता है। और जब एक ज़ुल्म हो रहा हो और उसके खिलाफ एक बच्चे ने और उनके पिता की मृत्यु हुई है, तो उसके बाद उन्होंने ये नहीं सोचा, अपने आप को लेट डाउन नहीं किया। तो ये एक उस उनमें वो एक चीज़, वो जज़्बा, वो चीज़ मौजूद थी। उन्होंने फिर प्लान क्रिएट किए हैं, क्योंकि पढ़ाई भी थी और वो हुनर भी था जंग का, दोनों को मर्ज किया। और एक वो कवि थे जिनका नाम मैं भूल गया हूँ, वो कवि कलश। कलश जो है, उन्होंने अपनी शायरी के थ्रू एक किस्म का मोटिवेट किया उनको। तो ये ज़रूरी होता है, क्योंकि बंदा जो सुन रहा, सलाहकार भी उन्होंने बनाया था। हाँ, तो मतलब वो उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके उन्होंने एक आइडिया जो है एक क्रिएट करने शुरू करे। जैसे तीरंदाज़ी में उन्होंने बताया, तो एक डिफरेंट आइडिया था। नौवान उस वक़्त एक इन्वेंशन थी एक किस्म की, तो उन्होंने उस चीज़ को इन्वेंट किया और उन्होंने वो जंग में यूज़ किया उस चीज़ को। तो मतलब वो ठीक-ठाक हाई लेवल का दिमाग जो है, वो सोच और हुँ। कह लें कि स्ट्रैटेजी जो है जंग की, वो रखते थे। और उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से नई इजादात भी की थी, जैसे कि वो वही आग लगाने वाला, हाँ, रबड़ वाले वही ना, जो वही है। वो तीर की बता रहा हूँ ना कि वही कह रहा हूँ ना कि नई-नई इनोवेशन की। तो औरंगज़ेब जो है वो परेशान हो गया कि मतलब अब 21 साल का बच्चा जो है, वो किस तरह अटैक करेगा मुझ पर, और इसमें कितनी हिम्मत कहाँ से आ गई और ये चीज़ें सब। और लेकिन अब हिस्ट्री देखी जाए पास में, अब उनके साले जो थे, उन्होंने उसमें 2 नंबरी की और उनको कुछ उन्होंने माँगा होगा उसमें इक़्तिदार में, जो उसमें वक़्त होल्ड में थे। मेबी उन्होंने नहीं दिया और उसके ऊपर, क्योंकि मूवी देखेंगे उसमें प्रॉपर डायलॉग में पता चलेगा कि हाँ, क्या हुआ क्या और क्या सिचुएशन है, क्योंकि एक्सप्रेशन विद विजुअल जो है वो ज़रूरी होता है। तो वो पता चलेगा कि क्या हुआ, यही सिचुएशन होगी और उन्होंने ये किया। और जहाँ पे इतनी फ़ौज जो है उन्हें नहीं पकड़ सकी और 2000 बंदे उनको कैप्चर कर रहे हैं। और जो ज़ुल्म जहाँ पे एक हमने विजुअल में देखा और यहाँ पे देखते हुए एनिमेशन में, वो नॉर्मल एनिमेशन है। कोई ज़्यादा कह लें कि एडवांस नहीं है, लेकिन उसमें इतनी तकलीफ़ हो रही है, उँगलियाँ काटी जा रही हैं और सलाखें गरम जो हैं आँखों में डाली जा रही हैं, नाखून खींचे जा रहे हैं और खाल उतारी जा रही है और 40 दिन ये चला है। कैन यू इमेजिन दैट, इतना लंबा अरसा, और एक आपको चोट लग जाए और 24 आवर निकालने मुश्किल हो जाते हैं अगर आप उसको कवर नहीं करते, आप उसको ठीक नहीं करते, तो किस तरह? हाउ? आजकल का बंदा ये महसूस करता है कि अपने धर्म के लिए, अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देना इस सिचुएशन में, और वो इस तरह, इस तरीके से, और साथ उनके वो कवि थे, वही, उन्होंने भी कुर्बानी दी है इसके ऊपर। और देख लें वो जज़्बा जो है वो अभी लोगों में फिर उजागर हुआ है कि यार देखो, अपनी हिस्ट्री को पढ़ो, जानो।
और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करते हैं हर चीज़ को। और पुरानी वीडियो नो डाउट, लेकिन इस मौजू से रिलेटेड थी तो अली भाई निकाल के लेके आए हैं। आई होप रिक्वेस्ट भी आपने बहुत ज्यादा जो है इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और रिव्यू में कुछ मिस हो गया हम लोगों से तो माजरत चाहते हैं। और इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।